जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी किसी बड़ी कैंडल के साथ, तो वो अक्सर फेल होगा। ठीक है। और बड़े सारे लोग ब्रेकआउट की ये जो काम होता है, यानी ब्रेकआउट वाली जो ट्रेड होती है, इसमें अक्सर लोग जो है ना वो ट्रैप का शिकार होते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट का, कि भाई आप रियल ब्रेकआउट मानते ही उसको हो कि जब कैंडल का साइज बिल्कुल नॉर्मल हो, छोटा हो, और वॉल्यूम भी छोटा हो, तो वो ब्रेकआउट रियल होता है। अदरवाइज जब मार्केट किसी बड़े यानी कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है, तो वो अक्सर फेल होता है। ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। सही। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ब्रेकआउट की, रियल ब्रेकआउट की। इस तरह ये देखें, मार्केट गिर रही थी, गिरते गिरते इसने एक तो ब्रेकआउट यहां पर दिया है, इस जगह पे। ठीक है। इस कैंडल से साइज भी बहुत छोटा कैंडल का, और वॉल्यूम हद से ज्यादा छोटा। और उसके बाद मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई। ठीक है। इसी रेंज में अगर आप देखें, तो एक ब्रेकआउट यहां पर भी हुआ है, ये। ठीक है। वो ब्रेकआउट कौन सा है? ये वाला। ये ट्रैप अक्सर होता है इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है ना, जिसमें मार्केट जो है वो बस एक या दो पॉइंट जो है बस ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। तो इसको हम रियल ब्रेकआउट नहीं मानते। ब्रेकआउट अगर होना चाहिए तो क्लीन ब्रेकआउट हो। जिस तरह ये कैंडल है, ये मतलब हमारा एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होगी। लेकिन अब ये कैंडल तो बड़ी है, अब हम इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो इस पे ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें कि वहां पर अगर आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर कोई ट्रेड मिलती है, फिर आप करें। या क्रॉस ओवर पे जाके देखें, वहां पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा बड़े साइज की कैंडल होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर हम उस पर काम नहीं करते। वजह यह है कि हमारा रिस्क जो है वो मैनेज नहीं होता। ठीक है। तो आप जब भी ब्रेकआउट को देखेंगे, इसी तरह से बस आपने देखना है कि भाई जो कैंडल है उसका साइज नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको कुछ बड़े साइज के ब्रेकआउट दिखा देता हूं जो कि अक्सर फेल होते हैं। जैसे कि ये कैंडल देखें, ये सेल साइड पे इसने ब्रेकआउट किया, ये। ठीक है। अब ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई, इतना पावरफुल ब्रेकआउट था, तो उसके बाद तो मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे गिर जाना चाहिए था ना। लेकिन मार्केट गिरी नहीं है, मार्केट ने सिर्फ लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, और वहां यहां से वापस बाय चली गई। ठीक है। तो जब भी ये बड़े बड़े कैंडल्स के ब्रेकआउट मिलते हैं, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। जो अच्छा ब्रेकआउट हमें देखना होता है, वो ऐसा ब्रेकआउट देखना है जिसमें कैंडल का साइज नॉर्मल। जैसे ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको बार बार जो है वो इस तरह से मिलेंगे कि बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ और वो फेल हो गया। और रियल जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा छोटी कैंडल से जो है वो होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, अक्सर लोगों को जो कंफ्यूजन आती है ब्रेकआउट की इस स्ट्रैटेजी में कि ब्रेकआउट कहाँ पे देखना है, कैसा देखना है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ये नहीं समझ आता हमने ब्रेकआउट देखना कहाँ पर है। मिसाल के तौर पे, इसको हम वॉल्यूम को भी अभी बंद करते हैं। हम एक सपोज करते हैं कि भाई मार्केट जो है वो सेल आ रही थी, एक खास पॉइंट से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है। उसने यहां पर आके ऐसी एक छोटी सी रेंज क्रिएट की, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं, ये। अब फर्ज करें कि मार्केट जो है वो यहां से यहां पर आ गई, तो ये जो डिफरेंस है प्राइस का, सपोज यहां पर प्राइस जो थी गोल्ड की वो थी $5,000। ठीक है। अब ये गिरते गिरते इधर पे आ गई है, इस पॉइंट पर अब प्राइस चल रही है। ठीक है। मे बी यहाँ पर जो प्राइस होगी वो और कम हो। एक सेकंड। ठीक है। अभी यहाँ पर प्राइस चल रही है, तो पॉसिबल है $5,000 से प्राइस गिरते गिरते $3,000 पे आ चुकी है। ठीक है। ये इतना इसमें डिफरेंस आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है वो सेल साइड पे ब्रेकआउट दे रही है।
मे भी यहाँ पर ये जो प्राइस इस तरह से गिरी है, यहाँ पर एक बड़े साइज की कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया और सेल साइड ऐसे। तो अब यहाँ पर आपने ना तो ये देखना है कि भाई कैंडल कैसी बनी है, बड़ी है या छोटी है या वॉल्यूम कैसा है। आपने इस तरह के ब्रेकआउट को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि इस तरह का ब्रेकआउट जब भी मार्केट बनाती है तो वो अक्सर फेल होता है, फिर चाहे वो मोमेंटम कैंडल हो, लो वॉल्यूम हो, बड़ी वॉल्यूम बड़ी कैंडल हो, हाई वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, आप उसको नहीं करें। यहां पर आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करें कि भाई एक एसेट है जो कि है गोल्ड, यानी सेफ हेवन है, जिसको हर बंदा खरीदना चाहता है, इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, वो $5,000 से $3,000 पे आ गया। ठीक है। तो इसमें मैं इस तरह के सिनेरियो में अक्सर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि भाई फर्ज करें हम बाजार गए कोई प्रोडक्ट खरीदने, उसकी पहले प्राइस थी 5,000, अब वो हमें मिल रहा है 3,000 में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उसको सेल तो नहीं करना चाहिए, अब हमें वो परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो अगर हम इसको खरीदेंगे, ठीक है, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, हमें नुकसान होगा। ठीक है। तो ब्रेकआउट कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर तो ब्रेकआउट हो रहा है, फर्ज करें $5,000 से गोल्ड गिर के 3,000 पे आ गया, 2,500 पे आ गया या 3,500 पे आ गया, यहां पर आके वो सेल में ब्रेकआउट दे रहा है आपको और बोल रहा है जी अब आप सेल करें, हरगिज सेल नहीं करें, वेट करें वहां पर। आप जब वेट करेंगे, थोड़े टाइम के बाद, यानी ये जो ब्रेकआउट आता है उसके थोड़ी टाइम के बाद ही आपको रियल ट्रेड जो है वो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। वजह यह है कि जब भी इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो जो रिटेलर्स हैं उनको तो चीजें नहीं पता इतनी, वो बेचारे सिर्फ मार्केट की कंडीशन को देखेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे रिटेलर बेचारा इंड्यूस हो जाएगा, फंस जाएगा, सेल में आ जाएगा, फिर जो स्मार्ट बनी है ना वो अपनी रियल मूव दिखाती है और फिर मार्केट जो है वो यहाँ से बड़ी तेजी के साथ जो है वो बाय निकल जाती है। ठीक है। एक ये सेटअप। दूसरा, अब फर्ज करें ये हमारा एक आखिरी लिक्विडिटी पॉइंट था ना, मार्केट पहले $5,000 से गिरी, यहाँ से इधर तक चली गई, यहाँ से बाय चली गई। अब ये हमारी, आप समझ लें कि लास्ट लिक्विडिटी, मार्केट इससे भी बहुत ऊपर चलेगी। सपोज मार्केट चली गई है जी $7,000 पे। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली प्राइसेस है, सपोज करते हैं जी $7,000 पे प्राइस आ गई। अब $7,000 पे प्राइस आने के बाद जो है ना वो रेंज करना शुरू हो जाती है, सपोज करते हैं थोड़ी नीचे आती है और फिर बाय निकल जाती है। तो अब ये जो ब्रेकआउट दे रही है बाय साइड पे, तो ये कहां पर दे रही है सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट तो हो रहा है, अब मे भी कैंडल भी जो है वो नॉर्मल हो, मोमेंटम कैंडल हो, वॉल्यूम भी छोटा हो, सब कुछ हो, लेकिन हमें इस ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करना। क्योंकि $7,000 पे प्राइस हो या 8,000 पे हो या 9,000 पे हो, जब मार्केट ने एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके कोई ब्रेकआउट दे दिया है, पिछली सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो फिर इसके बाद मार्केट वहां पे क्या करेगी? मार्केट का फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ काम रिटेलर्स को ट्रैप करना है। वो जैसे ही ट्रैप होंगे तो फिर आपको मार्केट जो है वो एक रियल डायरेक्शन अपनी दिखाएगी और फिर वो वापस बहुत तेजी के साथ गिर जाती है। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो, ये पूरा का पूरा सेटअप आप जब बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत बार इसी तरह से आपको मिलेगा कि मार्केट मल्टीपल टाइम इसी तरह के केसेस बनाती चली जाती है और लोगों को फंसाती चली जाती है। तो ब्रेकआउट की जो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने ब्रेकआउट देखना है, कैसी कैंडल से देखना है, वॉल्यूम कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हमने डिस्कस की है कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली हो कहां पर रहा है, वो प्राइस क्या है जहां से, जहां पर मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, और जहां ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले का मार्केट का क्या सिनेरियो है। अगर तो $5,000 से गिर के 3,000 पे आ गई और अब हमें वो सेल में ब्रेकआउट दे रही है, नहीं करना, कैसा भी हो वो फेल होगा इंशाल्लाह। और अगर मार्केट बाय जाते जाते पिछली सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर गई और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बाय में ब्रेकआउट दे रही है, तो नहीं करेंगे ट्रेड, वहां पे उस ब्रेकआउट को आप छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आपको रियल डायरेक्शन की मूव मिल जाएगी। और अगर आप इन ब्रेकआउट्स को यूज करेंगे और इनमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट में तो बताइए।